इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर भी जुड़ गई हमारे साथ। अदिति जी, गुड मॉर्निंग। आपका बेस केस क्या है? आप क्या अज्यूम करें 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक और पॉज का इंडिकेशन, या कुछ कुछ और है आपके दिमाग में? बताइए, क्या बेस केस है आपका? देखिए, मैं बिल्कुल माइनॉरिटी में हूँ इस बार। मेरे हिसाब से जो ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक सामने आ रहे हैं और फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन के जो हमें ट्रेजेक्टरी दिख रही है, उससे मुझे लगता है कि एक पॉज अभी ही वारंटेड है। लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन पे ज्यादा एमपीसी मेंबर स्ट्रेस करेंगे तो आज 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक डेफिनेटली हम रूल आउट तो नहीं कर सकते। बट क्या वारंटेड है? ओके, आई थिंक थोड़ा सा फ्रीज यहाँ पर। चलिए, हर्षिता भी जुड़ गई है हमारे साथ, और पॉलिसी के बाद की कवरेज को हर्षिता ही आगे संभालेंगे। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनुज। 225 बेसिस पॉइंट तुमने बढ़ा दिए हैं अब तक। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे कि क्या आरबीआई वो पहला रिजर्व बैंक होगा जो शायद एक पॉज लेगा रेट हाइक्स में। उसका शायद होपफुली एक इंडिकेशन अगर आ जाए तो सोने पर सुहागा होगा, वरना देखना होगा कि अप्रैल की पॉलिसी में कुछ बदलेगा या नहीं। अब तक जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, ज्यादातर लोगों की अपेक्षा यही है कि शायद अप्रैल में एक पॉज के साथ ही गवर्नर साहब आगे बढ़े। एक्चुअली मैं एक और चीज कहूंगा, जैसे आदित्य ने कहा कि वो माइनॉरिटी में है, लेकिन एक माइनॉरिटी व्यू ये भी है कि शायद इस पॉलिसी में पॉज आ जाएगी। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपने 15 दिन पहले पूछा होता तो बहुत लोगों ने एक्चुअली पॉज पे पिक किया होता। लेकिन पिछले 15 दिन में चेंज क्या हुआ, वो जो यूएस में जो जो रिपोर्ट आई, जॉब्स रिपोर्ट जो आई, वो इतनी हॉट थी कि उसके बाद थोड़ा लोगों को लगा कि नहीं, अभी वहां पर काफी रेट हाइक्स रहेंगी, वहां पर कोई इंडिकेशन नहीं है पॉज का। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि आरबीआई को बहुत जल्दी करेगा एकदम पॉज करने के। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इस बार पॉज कर दें, बोलेंगे कि अभी उम्मीद, अभी सिस्टम में एक और रेट हाइक हो सकती है, या इस बार ही हाइक कर दें, बोल दें कि देखिए आपके लिए हमें लग रहा है कि शायद पॉज का इंडिकेशन है। मार्केट के लिए जो डिसअपॉइंटिंग होगा वो ये होगा कि हाइक भी हो जाए और पॉज का भी इंडिकेशन आए। वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। इनफैक्ट अदिति, आपकी बात थोड़ी सी कट गई, गो अहेड। मैं ये कह रही थी कि मेरे हिसाब से जो ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक सामने अभी आ रहे हैं, तो आज की डेट में ही एक पॉज वारंटेड है। लेकिन अगर एमपीसी मेंबर्स कोर इन्फ्लेशन की स्टिकीनेस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आज एक रेट हाइक हो सकता है। अगर हम आगे का इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी देखें तो Q1 FY24 में एक काफी अच्छी गिरावट हम पेंसिल इन कर रहे हैं इन्फ्लेशन डायनामिक्स में। और अगर एमपीसी मेंबर्स आगे की तरफ देखते हैं तो ये एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आज ही पॉज कर दें, क्योंकि जो ग्रोथ डायनामिक्स है वो डोमेस्टिक ग्रोथ अनइवन है। सर्विसेज सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, एग्रीकल्चर में भी अभी काफी मिक्स्ड से सिग्नल्स हैं। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है वो अभी भी काफी अनसर्टन है। और कितना ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल स्लोडाउन का, ये अभी हम पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई वुड थिंक कि अभी पॉज करके थोड़ा सा अब डोर ओपन छोड़ दें कि आगे अगर आगे जाके इन्फ्लेशन कम नहीं होती तो एक रेट हाइक बाद में हो सकता है। शायद बजट में भी जो हमने देखा, काफी उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन। नहीं लगता है अदिति का वो लिंक थोड़ा सा बार बार टूट रहा है, उसको प्लीज रीपैच कराएं। मिस्टर सुब्रमण्यम, हमारी पॉलिसी ऑफ कोर्स हमारे लिए काफी कॉन्टेक्चुअल है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। कल जेरोम पावेल का स्पीच आपने भी सुना होगा, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि डिसइन्फ्लेशन हैज बिगन, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। और शायद 2024 में इन्फ्लेशन उनके कंफर्ट लेवल तक आने में पूरा साल लगाएगा। 2024 में यही स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर 2024 तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। उनके कंपैरिजन में भारत की स्थिति क्या है? इन्फ्लेशन के नियंत्रण के लिहाज से हमारा डेटा काफी इंप्रूव हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमारे लिए कितना कंफर्ट जोन बढ़ गया है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपको इंडिया के लिए बिगेस्ट रिस्क ऑन इन्फ्लेशन तेल का प्राइस है। और तेल का प्राइस अभी वो 80 तक जो गिर गया था 125 से, उसके बाद गिर नहीं रहा है। एक सॉलिड सपोर्ट मिल रही है ओपेक की प्रोडक्शन कट के कारण। अब ये पार्टली ये रीजन है कि अभी विंटर का टाइम है अमेरिका और यूरोप में,
और तेल की डिमांड थोड़ी मजबूत रहती है। पर जैसे ही अप्रैल में आ जाए ना, आपको एक समर के टाइम में उतना तेल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और उसके साथ में जो स्लो डाउन, अभी जॉब्स की रिपोर्ट अच्छी आई, फिर भी यूएस एक स्लो डाउन की स्थिति में, ये भूलना नहीं है। तो ऐसी हालत में तेल अगर गिरने वाला है तो मैं आदित्य से सहमत हूं कि उनको अगर तेल का दाम में गिरावट दिख रहा है तो शायद वो अभी भी पॉज कर सकते हैं, राइट। मगर वो एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि तेल ओपेक के जो प्रोडक्शन कट के कारण आर्टिफिशियली एक लेवल में रख लेते हैं, तो ये रिस्क आरबीआई मेरे मन में नहीं ले सकती है, क्योंकि तेल को अल्टीमेटली 83% हम अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेशन पे वो उसी का असर ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री और रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री अभी 5.1 तक की पीक उधर दिख रहा है, उसके बाद पॉज, उसके बाद शायद 24 में रेट कट। तो उस हिसाब से अभी अनुज जी से बात कर रहे थे कि डॉलर अभी वीकन हो रहा है मगर रुपी भी वीकन हो रहा है, तो उसका मैंने रीजन बताया कि एफआई की आउटफ्लो के कारण ये वीकनिंग हो रहा है, ये फंडामेंटल के कारण नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अभी पॉज, जो रेट हाइक जो अभी एक करेंगे, बट डायरेक्शन क्लियरली देंगे कि अगर तेल का नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक अभी पॉज, जो रेट हाइक जो अभी एक करेंगे, बट डायरेक्शन क्लियरली देंगे कि अगर तेल का दाम काबू में रहता है तो डेफिनेटली ये